अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करना है 17.3 का। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है वो रह गया था और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला हुआ है इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू देन यू मीन्स यूनिवर्सल सेट देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे एक वर्ड जो आपको दिया हुआ है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। प्रॉपर्टीज़ हमने जो पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने जिनकी प्रैक्टिस करी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये जो सेट्स की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, इनको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को प्रूफ करना है। अब दो बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये आपको क्लियरली बोल दे कि आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन में सेट्स आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये गलती आपने नहीं करनी कि आप सेट्स लेके और उसको सीधा सीधा प्रूफ कर दो। ये पिछले क्वेश्चंस में ऑलरेडी ये चीज़ हम कर चुके हैं कि हमें कुछ सेट्स दिए हुए होते थे और हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई होती थी, जैसे ये हमें यहाँ पे दी हुई इस तरीके की कुछ भी हमें दे दिया करते थे और हम उन सेट्स के अकॉर्डिंग उनको प्रूफ कर देते थे। तो आपने यहाँ पे सेट्स खुद से नहीं बना लेने कि सेट्स नहीं है तो अपनी तरफ से सेट्स बना के दैन फिर आपने ये स्टेटमेंट्स को प्रूफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपने क्या यूज़ करनी है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो मोस्ट कॉमनली अभी इन क्वेश्चंस के अंदर आपकी प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं पर अगर एसोसिएटिव या कोई दूसरी प्रॉपर्टी अगर यूज़ हुई तो उसको फिर यह है कि हम देख लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव तो लाजमी आपकी इसके अंदर यूज़ होगी, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने पहले भी एक आसान सा तरीका बताया था, उसको याद रखने का कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो ऑपरेशंस जो है ना वो एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहा होगा। तो यह आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये एक स्टेटमेंट थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की और ये कौन सी कहलाती थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और इसको भी मैंने याद रखने का तरीका बताया था कि शुरू में अगर यूनियन आ रहा है इसका मतलब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। और दूसरी थी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका क्या चला जाएगा, यूनियन चला जाएगा, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा, बाहर आपका क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो ये हमारी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी इन स्टेटमेंट्स को बारी बारी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहली स्टेटमेंट में मुझे बोला हुआ है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहाँ पर आपको जो है कोई भी एक साइड लेके दूसरी साइड के इक्वल लेकर आना है, दोनों साइड सॉल्व नहीं करनी है आपने, ठीक है। मुझे बस क्या करना है, मैं कोई एक साइड लेके दूसरी साइड के बराबर लेकर आऊँगा तो मेरा स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो जाएगी, मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहा हूँ, इससे थोड़ा आसानी से प्रूव हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे जैसे दो ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं मुझे क्लियरली नज़र आ रही है, यहाँ पे यूनियन भी अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, इंटरसेक्शन भी अप्लाई हो रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पे शुरू में लिख देता हूँ अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि, क्योंकि जब भी प्रूफ के क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रूफ के क्वेश्चन के अंदर आप कोई भी स्टेप कर रहे हो तो आपको उसका रीज़न देना पड़ता है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, ये मैंने अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी इस स्टेटमेंट के ऊपर। ये मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई ऊपर इस फॉर्म में मुझे दिया हुआ था, और मैंने इसको इस फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अप्लाई कर दी मैंने अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपको पता है, अब आपने कुछ अपनी बेसिक लॉजिक जो है ना अपना दिमाग खोल के रखना है कि ए यूनियन ए, अब यूनियन में क्या करते हैं हम दो साइड को मिला के लिख देते हैं। तो अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ ही करूँगा तो रिज़ल्ट में ए ही आएगा ना मेरे पास। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि ए का यूनियन में ए के साथ ही कर दूँ। और इसकी छोटी सी अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ, लेट्स सपोज ए सेट मेरा बराबर है 1 3 5 के। ठीक है, तो अगर मैं ए यूनियन ए करूँगा, ये रफ फ़र्क है, वैसे आपको करने की नीड नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ। तो ए यूनियन ए जब हम करेंगे तो 1 3 5 यूनियन 1 3 5। तो जब इन दो साइड को आप मिला के लिखोगे तो वो 1 3 5 ही आपका आंसर आएगा, जो कि किसके बराबर है, ए के ही बराबर है। तो ए यूनियन ए बेसिकली ए के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन ए की जगह पे सिंपली ए। ठीक है, और यहाँ पर आइए आपका इंटरसेक्शन, और यह आपका ए यूनियन बी अपनी जगह पे। तो एज़ यू गाइस कैन सी के हमारी ये स्टेटमेंट राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। ठीक है, ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हमने बस प्रॉपर्टी अप्लाई करके अपनी इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। एंड में हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। सिर्फ यहाँ पे जो वर्क मैंने करा है यह आपने अप्लाई करना है, या आपने पेपर क्वेश्चन में अपनी कॉपी के अंदर करना है, और साथ में आप चाहो तो ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है। बाकी सारों पर आपके लिए रफ वर्क है। ठीक है, ओके। आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे नीचे लिख भी सकते हो। मैंने ऊपर मेंशन कर दी, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे दोबारा नहीं लिखी। तो आप चाहो तो जो मैंने ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई थी, क्योंकि हमने इस स्टेप में इसको यूज़ करा है, तो आप अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखने के बाद इसको जो है वो प्रॉपर्टी लिख के उसके बाद अपनी स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरी स्टेटमेंट में आपसे क्या कह रहे हैं, दूसरी स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं कि पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये मुझे दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये हम इसमें साइड कौन सी लें, तो ए यूनियन बी जो यानी जो मेरी लेफ़्ट हैंड साइड है वो ऑलरेडी काफ़ी सिंप्लीफाई हुई हुई है। ठीक है, ए यूनियन बी लिखा हुआ है, तो इसमें मैं और मज़ीद क्या अप्लाई करूँगा, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो बेहतर ये है कि ये जो थोड़ी साइड लेंदी सी है इसको आप कंसिडर करो, क्योंकि इसमें हम ईजीली, जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि मैं इस पर अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें अगेन दो ऑपरेशंस आ रहे हैं आपके पास। तो इसको ज़रा लेके चलते हैं। हम ले लेंगे यहाँ पे अपनी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले मैं अपनी यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ ताकि काम जो है वो हमारा प्रॉपर चलता रहे, और फिर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इस तरीके से मेंशन करके अपनी स्टेटमेंट भी मेंशन कर देते हैं कि ए यूनियन ए, सॉरी यहाँ पे बी था, प्रॉपर्टी जो जनरल प्रॉपर्टी है उसके अंदर बी इंटरसेक्शन सी बराबर था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये प्रॉपर्टी मैं अपनी इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा।
तो यहाँ पर मेरी स्टेटमेंट बन जाएगी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को ये एक्सपैंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जैसे जब हम किसी भी एक नंबर को किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराते थे तो क्या आता था उसमें, सबसे पहले ए यूनियन आएगा, इसके साथ यूनियन लगावे ना, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ ये नीचे। फिर आगे आपका ऑपरेशन कौन सा, इंटरसेक्शन है, तो फिर आप लिखोगे इंटरसेक्शन, फिर ए जाएगा उसके साथ बी के साथ, ठीक है, तो ए और बीच में यूनियन लिखा हुआ है तो ए यूनियन बी। तो इस तरीके से आप इसको ईज़िली एक्सपेंड कर सकते हो, ईजी है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अब बारी आती है किसके बराबर होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कॉम्प्लीमेंट हमने देखा था कि कोई भी ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, ए को माइनस करवा देंगे। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से जितने भी ए वाले एलिमेंट्स होंगे वो सब कट जाएंगे और ए के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। यही आपकी कॉम्प्लीमेंट के अंदर होता है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं ले रहा हूँ तो यूनिवर्सल सेट में से सारे ए वाले जो एलिमेंट्स हैं वो माइनस कर देंगे, हम कट कर देंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे यूनिवर्सल में वो लिख दिए जाएंगे। तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट को दोबारा उसके अंदर ए वाले एलिमेंट्स ऐड कर दो उसके अंदर, मैं इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, पहले ए सेट लिखा हुआ है, जैसे ए सेट के अंदर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दूँ, इसका मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए वाले एलिमेंट्स नहीं थे, अब आपने क्या किया, ए वाले एलिमेंट्स इसके अंदर मिला दिए, तो यह आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा दोबारा से, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए सेट ए वाले एलिमेंट्स नहीं थे, यूनिवर्सल के सारे थे, फिर आपने ए सेट के एलिमेंट्स उसमें दोबारा ऐड कर दिए तो क्या होगा, दोबारा यूनिवर्सल बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है ये हमारे किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है, और इसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए यूनियन बी के साथ, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में तो आपके सारे एलिमेंट्स ही मौजूद होते हैं, ठीक है, सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, और हो सकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मौजूद हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो जब भी आप यूनिवर्सल और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, वो इंटरसेक्शन निकालोगे, तो बेसिकली जो सिर्फ ए यूनियन बी वाले होंगे वो आपके पास आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में मौजूद हैं, यूनिवर्सल में मौजूद हैं, और यूनिवर्सल में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे। तो जब आप इन दोनों का कॉमन निकालोगे तो सिर्फ ए यूनियन बी वाले आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो और यही हमारी क्या थी, लेफ़्ट हैंड साइड थी, जो कि उसके बराबर हमारा क्वेश्चन आ गया है ये। तो अब हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी जो है हमने इजीली प्रूव कर ली। अब हम आगे चलते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट में जो है वो आपसे कह रहे हैं कि B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब क्लियरली नज़र आ रहा है, या अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो मैं सॉल्व ही क्या करूँगा, मैं को सॉल्व ही नहीं कर सकता वहाँ पे, तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसके अंदर राइट हैंड साइड लेंगे, ताकि हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकें। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ही दी हुई है, आप देख सकते हो कि दो ऑपरेशंस जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, इंटरसेक्शन भी आ रहा है और यूनियन भी आ रहा है, लेकिन ये मुझे रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे कि मुझे जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी दी हुई थी वो मुझे दी हुई थी आपका क्या कहते हैं, अगर मैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वाली अप्लाई करूं तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर था किसके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है, इसके इक्वल था।
अब मुझे जो है ना इस फॉर्म में दिया हुआ है, मुझे इसको इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपने सबसे पहले वही लिख देना है, अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और आपने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे जब मैं अप्लाई करूँगा इस प्रॉपर्टी को, तो सबसे पहले तो मेरा ए सेट लिखा जाएगा, ठीक है, ए, और मेरा आ जाएगा इंटरसेक्शन, और जो मेरे दो रिमेनिंग सेट हैं जो कि इस केस के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट और बी हैं, वो बेसिकली क्या होंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है वो कौन सी साइड आ गई, ये हमारे पास आ गई, अब सॉरी साइड बोल रहा हूँ मैं, थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास। थर्ड पार्ट के अंदर हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही दी हुई है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दूसरी साइड दी हुई है हमें, तो हमें बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे रिवर्स ऑर्डर के अंदर, तो किस तरीके से अप्लाई की जाती है कि जो दोनों आपने पहला सेट लिखा, अब दोनों में जो कॉमन ऑपरेशन है ना, जो कि इंटरसेक्शन है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, उसको आप हटा दो। आप दूसरा ऑपरेशन लिखो, ए यूनियन, और ये वाला सेट लिखा जाएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया आपका, और फिर आप लोगे ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन, और आपका जो तीसरा सेट है जो कि यहाँ पे बी दिया हुआ है आपको, वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही आपकी अप्लाई की गई है, अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, हमें पता है जब हम ए को, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने पीछे भी बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर सेट ए के कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यूनिवर्सल के सारे होंगे, और जब हम उसके अंदर एक सेट के एलिमेंट दोबारा से ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। तो ये पूरा यूनिवर्सल के बराबर आ गया, और इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा अपनी जगह पे। और ये जो लॉ होता है ना, बेसिकली मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर दूँ, जो जो लॉज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, लॉज कह लो या फिर प्रॉपर्टी कह लो, ये कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा, ये सारे लॉज पीछे एक्सरसाइज के अंदर मेंशन थे, मैंने उस वक्त इसलिए सारे नहीं पढ़ाए थे क्योंकि मुझे रट्टे नहीं लगवाने थे। अगर मैं उस वक्त पढ़ाता तो आप लोग जो है वो इसको याद करने बैठ जाते, लेकिन इसमें याद करने वाली कोई चीज़ है नहीं। तो हम बेसिक लॉजिकली मैंने ये बता दिया कि ये चीज़ यूनिवर्सल के बराबर होगी। अब उसको अगर हम प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ें तो ये बेसिकली आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ कहलाता है कि किसी भी सेट के अंदर आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लो, उसका उसी के साथ यूनियन कर दो, तो वह आपका यूनिवर्सल के ही बराबर आ जाता है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ कहलाता है। तो हमने यहाँ पर इस स्टेप के अंदर जो है कौन सा लॉ अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई किया। उसके बाद ये यूनिवर्सल और जब बी का हम इंटरसेक्शन लेंगे, हम यूनिवर्सल के अंदर तो सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जब आप उसका इंटरसेक्शन लोगे बी के साथ, यानी कॉमन निकालोगे, तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स ही लिखे जाएंगे जो कॉमन निकलेंगे, कोई और एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। तो इसको अगर मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर होगा, बी के ही बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये अगर मैं इस लॉ का नाम बताऊँ तो ये कहलाता है आपका आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, ये आपका कहलाता है आइडेंटिटी लॉ। और ये क्या होता है कि आप किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ जब इंटरसेक्शन निकालते हो तो रिज़ल्ट में आपका वही सेट आ जाता है। अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालोगे ए के साथ तो सेट ए ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमने लॉ इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, और एज यू गाइस कैन सी के ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम एंड में लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है भाई। तो ये हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो भी हमने प्रूव कर ली। ऑलराइट, तो अब हमारे पास है हमारी फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर आपको अगेन
हम राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आपको एक कंडीशन ये भी दे दी है कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई थी। सबसेट को क्या डेफिनेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं और बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो जैसा अगर ए के अंदर 1 2 3 आ रहे हैं तो बी के अंदर आपके होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5। तो यानी ए के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, बी के अंदर मौजूद हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। अब एक सबसेट की एक प्रॉपर्टी भी होती है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो 1 2 3 तो ऑलरेडी हैं ही इसके अंदर, तो 4 5 भी आ जाएंगे। तो यानी रिज़ल्ट के अंदर आपका बड़ा वाला जो सेट है बी वो आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होती है, सबसेट की प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रॉपर्टीज़ आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लॉजिकल हैं कि भाई अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं तो जब हम ए और बी का यूनियन लेंगे तो बी के बराबर ही आपका आंसर आएगा ना, क्योंकि उसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी आ गए और बी में कुछ एक्स्ट्रा वो भी आ जाए, तो वो पूरा के पूरा आंसर आपका बी के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ रट्टे मारने की आपको नीड नहीं है। अच्छा जी, ये मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखे थे। अब ज़रा हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारी आ गई अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। उसके बाद मैंने ऊपर अभी आपको एक लॉ पढ़ाया था जिसका नाम था क्या, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर मैं दोबारा पूरे लॉज नहीं लिख रहा, मैं बस लॉ का नाम लिख रहा हूँ कि मैं कौन सा लॉ जो है वो मैंने क्या किया, अप्लाई किया। तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ अप्लाई कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो ए यूनियन, चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका बराबर आ जाएगा किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए यूनियन भी मैंने बताया किसके बराबर होगा, बी के बराबर आएगा, क्योंकि ये क्या है, सबसेट की प्रॉपर्टी है। और जब हम यूनिवर्सल सेट का और सेट बी का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो सारे जो आपके बी के एलिमेंट्स हैं वही आपके निकल कर आ जाएंगे। और इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था, ये हमारी थी आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पर जो लॉ अप्लाई हुआ है वो कौन सा अप्लाई हुआ है, आइडेंटिटी लॉ जो है वो आपका अप्लाई हुआ है। अब मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, आपने एक सीक्वेंस में लेकर जाना। जैसे सबसे पहले मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, फिर आप उसके नीचे अप्लाई करके दिखा दे, फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ मैंने अप्लाई किया, फिर नीचे उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर लिखा। आप चाहो साथ साथ आप यहाँ पे साइड में इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर रहे हो ना, आप इस तरीके से साइड में अपने एक मेंशन करते रहो अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी जो आखिरी स्टेटमेंट थी वो भी प्रूव हो गई और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ गया। तो एंड में हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से आपने क्या करनी थी, इन सारी स्टेटमेंट्स को प्रूफ करना था। सेट लेके नहीं करना आपने। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से शुरू में सेट ले लेते हैं कि सेट तो गिवन नहीं है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेट लेके कंसिडर करके डाटा के अकॉर्डिंग, जैसे ए और बी सबसेट है यूनिवर्सल के, तो एक यूनिवर्सल सेट बना देते हैं और ए और बी सेट ले लेते हैं और फिर जो है वो उन सारी स्टेटमेंट को बड़ी आसानी के साथ प्रूफ कर देते हैं, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। मतलब प्रूफ तो हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है,
लेकिन आपको यहाँ बड़ा एंड में लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज़। आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, सेट्स की हेल्प से सॉल्व नहीं करना। और प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आई बिलीव सो एक पेज था बुक के अंदर, मैंने देखा था, वहाँ पे जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन थी। मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद मिल जाए, ताकि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है, पढ़नी है, तो आप उसको वहाँ से रिकॉल कर सको। आई बिलीव सो इससे पहले ये देखो, ये सारे लॉज जो हैं वो यहाँ पे मेंशन हुए हैं। ये आपका पेज नंबर 7 है बुक का। आपका आइडेंटिटी लॉ क्या कहलाता है, आइडेंटिटी लॉज लिखे हुए हैं, आपके आइडेंटिपोर्टेंट लॉज लिखे हुए हैं। बेसिकली ये वही सारे लॉज हैं जो अभी हमने अप्लाई करे हैं अपने क्वेश्चंस में, बस ये नाम से आपको पता नहीं है। तो अगर आपको नाम से जानना है क्वेश्चन में मेंशन करने के लिए, तो आप यहाँ से जो है वो क्या कर सकते हो, अपने लॉज को जो है वो रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी 17.5 आज की क्लास में एंड हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपने सेट्स का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है वेन डायग्राम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।